हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो पता है उसको कि क्या कर रहे हो। अभी आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, है ना, आप देख रहे हो, ये सब कॉन्शियस माइंड को पता है। इट इज़ अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। जो चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है वो सबकॉन्शियस माइंड है। क्या एंगर क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, डर क्यों लगता है कि नहीं। मतलब आज तक आपको भी नहीं पता चला कि मुझे कॉकरोच का डर क्यों लगता है, राइट, ड्राइविंग का डर क्यों लगता है, या हाइट से मुझे डर क्यों लगता है, या स्टेज फियर क्यों है मुझे। एम आई राइट? पता ही नहीं ना फियर क्यों है मुझे। तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। सबकॉन्शियस माइंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रेजेंट का सबकॉन्शियस है, एक पास्ट का सबकॉन्शियस है। प्रेजेंट के सबकॉन्शियस का क्या है कि हमने बचपन से अभी जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उसको हमने पकड़ के रखा है प्रेजेंट का सबकॉन्शियस। जैसे ब्रदर सिस्टर का फाइट, या पेरेंट्स ने कभी डांट लिया, टीचर ने कभी स्कूल में हमें पनिश किया, है ना, और हमारे सबका सामने हमारा इंसल्ट किया, ये सब प्रेजेंट लाइफ का हमारे पास रहता है। तो हम जब प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो प्रेजेंट का बहुत कुछ निकल जाता है, हमें भी नहीं पता चला। 5 साल की एज का अभी भी हमारे अंदर माइंड में स्टोर्ड है। 10 साल की एज का कहीं हम हार गए गेम खेलते खेलते और मुझे बहुत बुरा लगा, वो अभी भी हम उसको स्टोर करके रखे हैं, राइट। कुछ हमारा पेरेंट्स से आया हुआ है डेटा, मतलब मदर के वूम में थे 9 मंथ्स, तभी वो डिप्रेशन में थी, एंजाइटी में थी, उनका हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम जो था, तो वो चीज़ भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्टोर्ड हो गई है। कभी मदर इन लॉ ने इंसल्ट किया, मदर, है ना, तो फिर उसने वो पकड़ लिया, तो बच्चे के अंदर वो एक गर्ज आ जाता है। तो वो जब बॉर्न होने के बाद अपने ग्रैंड मदर के साथ अच्छे से नहीं रहता है, क्योंकि उसने देखा है कि मेरे मदर को उसकी मदर इन लॉ ने टॉर्चर किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कैसा होता है कि जो भी चीज़ें आपने अपने माइंड में डाली है, चाहे प्रेजेंट की है या पास्ट की है, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन में आ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कभी ना कभी पॉपअप हो जाती है, राइट और रॉन्ग, जो भी कुछ आपने डाला है। अब हमको दो चीज़ करना है। एक तो अनवांटेड चीज़ों को डिलीट करना है। जैसे अभी मोबाइल हैंग हो जाता है, तो जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, उसको मैं डिलीट करूँगा तो क्या होगा? हाँ, हल्का हो जाएगा, स्पेस अवेलेबल होगा ज़्यादा। स्पेस जितना अवेलेबल ज़्यादा होगा, फंक्शन परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। समझ में कि नहीं? पहले के ज़माने में लोग सुखी क्यों थे? क्योंकि उनके पास है ना ज़्यादा डेटा नहीं था, स्पेस बहुत अवेलेबल था उनके माइंड में, तो उनको बीमारी नहीं होती थी जल्दी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब, कैंसर, ये सब नहीं होता था। अभी के ज़माने में क्या, लोगों के पास मल्टीपल डेटास है। देखो, हर एक चीज़ का एक फ़ायदा भी, एक नुकसान भी है। वो टाइम लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था और शायद ज़रूरत भी नहीं थी, थोड़ा नॉलेज लेके भी पूरी लाइफ चल जाती थी। अभी ऐसा चलेगा? अभी ऐसा नहीं चलेगा। आप किधर शॉपिंग के लिए भी जाते हो और अगर आपके पास शॉपिंग का भी नॉलेज नहीं है तो आप कंफ्यूज रहेंगे, मैं क्या खरीदूँ, तो आप हर चीज़ वहाँ नेट से सर्च करते हैं। हम अभी रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए गए तो हम कंफ्यूज हो गए कौन सा खरीदना। आपने नेट से फिर बहुत सर्च किया कि भाई हमको कितने लीटर का चाहिए, कितने स्पेस का चाहिए, कितने लेंथ का चाहिए, विड्थ का चाहिए, ये सब हमने देखा। उसके बाद हम एक सिलेक्ट किया। ऐसे ही तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेके आएंगे और फिट नहीं होगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी क्या हो गया, ये जो लाइफ है ना, ये मल्टी डायमेंशनल लाइफ है, मल्टी टास्क लाइफ हो गई है हमारी। तो हमको ऐसा सादा फ़ोन नहीं चलता है, स्मार्टफोन ही चलता है, क्योंकि इसमें बहुत एप्लीकेशंस है, उसमें मेमोरीज ज़्यादा है, रैम ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, एक साथ हम बहुत कुछ उसमें रन कर सकते हैं, राइट। पहले क्या था, सिर्फ एक स्कूल की डिग्री ले ली, कॉलेज की डिग्री ले ली, इनफ था। जॉब पे लग गए, पूरी लाइफ वही जॉब किया, घर से दफ्तर तक गए, काम किया, ख़त्म हो गया, लाइफ ही ख़त्म हो गई। अभी ऐसा नहीं चलता है, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, पीरियडिकली अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस चाहिए ना। रिसर्च कहता है कि सिर्फ 3% ब्रेन यूज़ करते हैं, 97 तो हम यूज़ नहीं कर रहे। अब 3% में भी जो अनवांटेड फाइल्स है तो वो आपके माइंड को ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं? और जो भी माइंड को ऑक्यूपाई करेगा वो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमिशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, सिग्नल्स कंडक्ट नहीं होंगे। अभी आपने ब्रेकफास्ट खाया, 10 मिनट्स में आपका डाइजेशन होना चाहिए,
लेकिन ये माइंड में बहुत कुछ क्लटर है ना, तो 2 घंटे लगते हैं ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। स्लोली स्लोली सिग्नल्स जाता है, स्लोली गैस्ट्रिक जूस निकलता है, स्लोली डाइजेस्ट होता है, टाइम लग जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपका जो भी कंडक्टिविटी है, जो भी आपका बॉडी का फंक्शंस है, वो स्लो हो गया है अभी हर एक का। हार्मोनल कंडक्टिविटी, डाइजेशन कंडक्टिविटी, हर एक का फंक्शन स्लो हो गया है। तो उसके वजह से क्या है, बीमारियां बढ़ रही है। माइंड शार्प हो रहा है लेकिन फिजिकली वी आर वीक नाउ। एम आई राइट? पहले के लोग माइंड कम यूज करते थे, बॉडी ज़्यादा यूज करते थे, तो बॉडी फिट रहता था। अभी हम माइंड ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बॉडी कम यूज कर रहे हैं। तो माइंड फिट है, सब कुछ नॉलेज है, लेकिन बॉडी फिट नहीं है हमारा। हम नीचे बैठते हैं तो जल्दी उठ नहीं सकते, हम ज़्यादा चल नहीं सकते, सीढ़ी चलना है तो चढ़ नहीं सकते, बॉडी फिट नहीं है ना, राइट? तो हमें क्या है, फिटनेस क्रिएट करना है बॉडी का, लेकिन बॉडी का फिटनेस करने के लिए पहले माइंड को हल्का करना पड़ेगा, लाइट करना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई चीज़ का नॉलेज नहीं लेना है, नॉलेज बहुत चीज़ का लेना है। मैंने भी 125 थेरेपी सीखी है, लेकिन सबका नॉलेज मैंने तभी यूज़ करता हूँ जब ज़रूरत है, अनवांटेडली उसको प्ले नहीं करता हूँ। जैसे इसमें अभी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, हम सब फोल्डर्स तो ओपन नहीं करेंगे ना, जो ओपन करेंगे वो स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मान लो अगर मैं 10-15 फोल्डर को डबल क्लिक करता हूँ, स्क्रीन पे कितनी मल्टीपल फोल्डर्स आ जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएगा, सब ओवरलैप होगा कि नहीं, समझ में? तो अभी आजकल ऐसा होता है, हम यहाँ बैठे हैं, हम अलग अलग चीज़ का सोचते हैं, ओवरलैपिंग फोल्डर्स ओपन होते हैं एक ही टाइम पे, मल्टीपल फाइल्स ओपन होती है, घर की फाइल्स, हमारी पर्सनल फाइल्स, कुछ हमारे इमोशनल रिलेशन वाली फाइल्स, प्रोफेशनल फाइल्स, सब ओवरलैपिंग होती है। तो मेडिटेशन क्या करता है ना, मेडिटेशन फोकस करवाता है आपको, एक टाइम पे एक ही फाइल को खोलो, एक टाइम पे एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ज़्यादा फाइल्स पे ध्यान नहीं देना, दैट इज़ मेडिटेशन। इज इट राइट? समझ में? हीलिंग क्या करती है, जो भी अनवांटेड फाइल्स है उसको डिलीट करने में हेल्प करती है हीलिंग। तो हमको वो डिलीट करना है पहले तो अनवांटेड फाइल्स, और दूसरा एक प्रोसेस होता है, अगर आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में फाइल्स है ना, अलग अलग जगह पे स्टोर्ड होता है, अलग अलग, उसको एक वर्ड कुछ ये है, स्कैटर्ड, अलग अलग जगह पे फाइल स्कैटर्ड होती है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम फाइल्स को एक जगह पे ला सकते हैं, यस, डीफ्रैगमेंट। पहले एनालिसिस करना है होता है इसमें, और फिर डीफ्रैगमेंट करना होता है, तो थोड़ी देर के बाद फाइल्स एक जगह पे आ जाती है। तो हम जो साइकिक सर्जरी आज सीखेंगे ना, उसमें हम यही करेंगे, अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करेंगे और डीफ्रैगमेंटेशन करेंगे। जो फाइल्स इधर इधर स्टोर्ड है, कुछ नॉलेज बचपन में लिया है, कुछ नॉलेज आज लिया है, कुछ नॉलेज मेरे पास्ट लाइफ का है, उस सारे नॉलेज को एक जगह पे लेके आएंगे, राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली के फ़ोटोज़ अलग अलग जगह पे हैं, और अगर आपने एक फ़ोल्डर बनाया और सारे फ़ोटो अगर एक फ़ोल्डर में डाल दिया, तो वो इजी होगा दूसरी बार चेक करने के लिए, इजी होगा कि नहीं? कभी बर्थडे का फ़ोटो, कभी एनिवर्सरी का फ़ोटो, ये सब अलग अलग जगह पे, तो आप क्या करोगे, एक फ़ोल्डर बनाओगे, राइट? तो जो साइकिक सर्जरी करते हैं उसमें क्या है, उसका जो सिंबल है ना, वो लाइट क्रिएट करता है। कल मैंने आपको बताया, हमें सिर्फ लाइट एंड लव चाहिए। करुणा के सिंबल्स लव क्रिएट करता है। साइकिक सर्जरी का जो थीटा लेवल का हीलिंग है, वो लाइट क्रिएट करता है। जैसे लाइट अंदर जाएगी सिंबल्स के थ्रू, वैसे ना समझ में आएगा कौन सी चीज़ें ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। अभी लाइट नहीं ना, डार्कनेस है अंदर, समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज़ नेसेसरी, व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी। एम आई राइट? तो जैसे लाइट हो जाएगा, हमें समझ में आएगा ये अनवांटेड है, इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे पहले ज़रूरी था। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा था तभी मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, बहुत क्रिकेट खेलता था। आज मैं खेलता नहीं, मतलब अभी वो नॉलेज मेरे लिए नेसेसरी नहीं है। आई शुड डिलीट दैट फाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो फाइल मुझे डिलीट करना है, बिकॉज जैसे डिलीट करूँगा स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा, दूसरी फाइल डाल सकता हूँ। पुराना नॉलेज जब तक कुछ निकालोगे नहीं, नया नॉलेज जाएगा कहाँ से, मुझे बताओ? इज इट पॉसिबल?
नहीं पॉसिबल है। हम डॉक्टर्स लोग हैं ना, पुरानी नॉलेज से डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन नया नॉलेज हमको कौन देता है पता है? कौन देता है? हमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देते हैं। एमआर लोग हमारी क्लिनिक पे आते हैं और वो बताते हैं कि अभी ये कंपनी ने, फाइजर ने ये मेडिसिन लॉन्च किया है, कैडिला ने ये मेडिसिन लॉन्च किया है, ये एंटीबायोटिक नया आया है, ये डायबिटीज़ का दवाई नया आया है। फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिम्टम्स सेम, डायग्नोसिस सेम, मेडिसिन चेंज। समझ में? सिम्टम्स कोई नया नहीं आने वाला है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स सेम रहेंगे, 100 साल पहले भी ये, आज भी वही और कल भी वही रहेंगे। कैंसर के सिम्टम भी सेम रहेंगे, डायग्नोसिस के सिम्टम्स चेंज नहीं होते, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए क्या है, हमें कोई अपडेट करता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपडेट करते हैं, तब हम अच्छी सी प्रैक्टिस कर पाते हैं, हमारी जनरल प्रैक्टिस कर पाते हैं या सुपर स्पेशलाइजेशन प्रैक्टिस कर पाते हैं। एम आई राइट? तो आपको भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना अपने आप को। जैसे आजकल आप खाने की रेसिपीज वीडियोस में देखते हो, तो कुछ ना कुछ नए रेसिपीज ट्राई करते हो कि नहीं? आपको कंटेंट वही रहता है, आटा लेना, ये लेना, चावल लेना, वही रहता है ना, मैदा लेना, लेकिन उसमें आप अलग अलग वेरिएशंस क्रिएट करते हो, ट्राई करते हो कि नहीं? और जब आप ट्राई करते हो तो पहले तो आपका पुराना नॉलेज को आपको डिलीट करना पड़ता है या उसको साइड में रखना पड़ता है, नहीं तो ये नया रेसिपी नहीं बनेगा, नया फूड नहीं बन सकता। समझ रहे? तो ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए कि पुरानी चीज़ को या तो डिलीट करना या तो उस टाइम पे साइड में रख देना। ये बहुत डिफिकल्ट, इट्स अ ग्रेट चैलेंज। इसलिए हर एक आदमी है ना क्रिएटिव नहीं होता है। हर एक आदमी क्रिएटिव होता है? नहीं हो सकता। क्रिएटिव कौन हो सकता है पता है? जो अपनी पुरानी चीज़ को साइड में रखता है या डिलीट करता है और कुछ नया इन्वेंशन करता है, नया डिस्कवर करता है, नया एक्सपेरिमेंट करता है, वो क्रिएटिव होता है। जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, सिंगर्स होते हैं, कुछ नया कंपोज करते हैं, कुछ नया ड्राइंग करते हैं, नई पेंटिंग करते हैं। तो आपका जो राइट साइड का जो ये ब्रेन है, ये आपका जो क्रिएटिव है, ये जो ब्रेन है ये क्रिएटिव है। ये पीरियडिकली राइट साइड के ब्रेन में ना जो पुराना स्टफ भरा है, डेटा भरा है, उसको निकालना पड़ेगा आपको राइट साइड के ब्रेन में। इधर फीमेल्स को होल्ड करने की आदत ज़्यादा है, इसलिए इनका राइट साइड का माइग्रेन्स ज़्यादा होता है। मेल्स लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको लेफ्ट साइड के हेडेक्स ज़्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियडिकली आपको ये खाली करना है, आपके इमोशंस, ट्रॉमास, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, आपके पुराने जो भी डेटा होगा उसको डिलीट करना पड़ेगा आपको। राइट? आपने काली माँ का फोटो देखा होगा, उनके गले में बहुत सारी मुंडियाँ थी, खोपड़ी रहती है ना, स्कल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? और उनके हाथ में देखा कि एक मुंडी रहती है और वो ब्लड ड्रॉप्स गिरते हैं, देखा आपने? वो ब्लड ड्रॉप्स क्या है पता है? हाँ, जो भी अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस जो भी है उसको आपको निकालना है अपने अंदर। मतलब हमारे अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है पुराने, किसी के अंदर लायन की, किसी के अंदर डॉग की इम्प्रिंट्स है हमारे अंदर, फियर है, इनसिक्योरिटी है, समझ में कि नहीं? रिवेंज है, कंपटीशन एटीट्यूड, ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन या डिवाइन इंस्टिंक्ट्स नहीं है ये। तो उसको निकालना है पीरियडिकली, हमें ही अपने अंदर से निकालना है, किसी बाहर का नहीं निकालना है, अपने अंदर से ही निकालना है। जो भी अलग अलग जगह पे हमारे यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है ना, उसको पीरियडिकली निकालना पड़ता है। राइट है ना? तो वो जैसे आप निकालते हो ना, फिर एक नया पर्सनालिटी आप अंदर डाल सकते हो। जब तक पुराने पर्सनालिटीज़ को आप डिलीट नहीं करोगे, नई पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी मुझे बताओ? इज़ इट पॉसिबल? स्कूल में एक स्टैंडर्ड ख़त्म होता है, 2 महीने का समर वैकेशन होता है, फिर से नए क्लास में जाते हैं। वो 2 महीने का समर वैकेशन क्यों होता है, पॉज क्यों होता है? कि पूरा साल में जो भी पढ़ा ना, धीरे धीरे वो इवेपरेट हो जाता है नॉलेज। बच्चे लोग खेलते हैं, नानी के पास जाते हैं, है ना, वैकेशन में जाते हैं, इवेपरेट होता है, फिर नए स्टैंडर्ड का नॉलेज अंदर चले जाता है। एवर राइट? तो हमें भी क्या पीरियडिकली मेडिटेशन करना है, एक पॉज देना है माइंड को, तो पुरानी चीज़ें निकल जाएगी, इवेपरेट हो जाएगी। कंटिन्यूसली अगर आप काम ही करते रहोगे
पॉज नहीं दोगे माइंड को तो कितना माइंड टॉर्चर्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं? सो यू द माइंड नीड्स अ वैकेशन, माइंड को एक पॉज चाहिए एंड मेडिटेशन कैन प्रोवाइड इट, राइट? हीलिंग क्या करता है, उस पॉज में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है। जो भी अनवांटेड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या अगर वो पॉजिटिव चीज भी है लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है तो वो उसको और कोई फॉर्म में लेके जाता है। समझ में? अभी ये छोटा स्क्रीन है, इसी स्क्रीन को इसने बड़ा किया प्रोजेक्टर ने, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये छोटा पड़ता था, दिख नहीं रहा था, तो इसने उसको बड़ा एम्पलीफाई किया। तो माइंड को पता है कि कौन सी चीज़ को मुझे एम्पलीफाई करना है, कौन सी क्वालिटीज़ को मुझे एम्पलीफाई करना है, कौन सी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, कौन सी पोटेंशियल चीज़ को मुझे बाहर निकालना है जो काइनेटिक में कन्वर्ट हो। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर वो टैलेंट बाहर नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा, मुझे बताओ, आपकी वैल्यू क्या रहेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माइंड क्या करता है, जब वो खाली बैठता है ना तो वो सर्फिंग करता है। सर्फिंग करने के बाद वो अपनी क्वालिटीज़ को बाहर निकालता है, और जैसे वो क्वालिटीज़ बाहर निकलती है और हम उस क्वालिटी पे एक्शन लेते हैं, हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू कौन करता है? वैल्यू कौन करता है? सोसाइटी करती है, लेकिन उसके पहले वैल्यू हम अपनी करते हैं। कोई चीज़ के टैलेंट में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो तो दूसरा कोई वैल्यू करेगा? टेल मी, कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो माइंड को पता है, सबकॉन्शियस माइंड को पता है मेरे अंदर वैल्यूज़ क्या है। समझ में कि नहीं? हमें उस वैल्यू को बाहर लाना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे के अंदर से सिंगिंग क्वालिटी, डांसिंग क्वालिटीज़ बाहर आती है तो सोसाइटी अप्रिशिएट करता है, लेकिन पहले उस बच्चे ने अपनी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट किया, उसकी फैमिली मेम्बर ने उसको अप्रिशिएट किया, उसको किसी गुरु के पास लेके गए फिनिशिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, फिर उसका टैलेंट पूरी तरह से स्टेज पे आया। राइट और रॉन्ग? तो आप लोगों की लाइफ में वैल्यू कब बढ़ेगी पता है? जब आप अनवांटेड चीज़ों को निकालोगे, डिलीट करोगे, और जो आपके अंदर रियल टैलेंट है, इंटेलिजेंसी है, उसको आप पॉलिश करके उसको बाहर प्रेजेंट करोगे विद अ न्यू क्रिएटिविटी। हम छोटी से छोटी चीज़ भी मार्केट में लेने को जाते हैं ना, हम उसको पूछते हैं अभी नया क्या है, तो बोलते हैं ये कंपनी ने ये चीज़ नई लॉन्च की है, ये कार नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है, ये मोबाइल नया टेक्नोलॉजी के साथ आया है, इसका भी ये मेमोरी है, ये रैम है, ये फीचर्स है, तो उसकी वैल्यू बनती है ना। पुरानी चीज़ की क्या वैल्यू है मुझे बताओ? कोई वैल्यू है? हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं पता है? क्योंकि हमारी वैल्यू बाहर नहीं आ रही है, इसलिए हम डिप्रेशन में जाते हैं। हमें एंजाइटी कब होती है? जब हमें अपने वैल्यू पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तब हमें एंजाइटी होती है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है। हाँ जी सर। हमें अपने टैलेंट पे ना हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे, तब एंजाइटी बढ़ जाती है। डर लगता है हमें कि नहीं ये बाहर लेके आएंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो एंजाइटी बढ़ जाती है। डिप्रेशन कब होता है? जब हमने उस चीज़ को दबा के रखा है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो हमें अपनी पीरियडिकली क्वालिटीज़ को बाहर निकालना है। जैसे आप बाहर निकालोगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में कि नहीं? अभी कोई शॉपकीपर होता है ना, वो जब वैल्यू बताता है कि ये 20,000 का है, ये 5,000 का है, तो हम पूछते हैं इतना डिफरेंस क्यों है? तो ये बताता है कि इसमें इतने फीचर्स है, वो उसकी वैल्यू बताता है, तो हम पे करते हैं उसको। ऐसे थोड़ी कोई पे करेगा? करेगा? टेल मी। तो आपको वैल्यू है। जैसे एक एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट की खुद की अपनी एक वैल्यू है, वहाँ फ्लाइट इतनी महंगी होती है, तो वो लोग अगर 30 रुपये में पानी की बोतल बेचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वैल्यू ऑलरेडी उसकी बढ़ी हुई है। तो हम वहाँ बार्गिन करेंगे पानी की बोतल की कि इसमें 12 रुपये लिखा है, आप 30 रुपये कैसे लेते हो? कि चाय का 50 रुपये कैसे लेते हो? क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी एक वैल्यू बनाई है, उस एयरपोर्ट ने, उस स्पेस ने बनाई है। अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान ने पहले अपनी एक वैल्यू बनाई है, फिर वो अगर वो एडवर्टाइजमेंट का 10 लाख या 5 लाख भी लेंगे, 50 लाख, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी एक मार्केट वैल्यू बनाई है। समझ है? तो हम साइकिक सर्जरी में क्या करते हैं, हीलिंग में क्या करते हैं,
अपने अंदर की वैल्यूज़ को बाहर निकालते हैं, हमारे अंदर की टैलेंट्स को बाहर निकालते हैं। और जो ये इंसान बाहर निकाल पाया ना, क्योंकि पहले तो सब अनवांटेड चीज़ें बाहर आएगी, उसमें अगर आप डर जाओगे तो हो गया प्रॉब्लम। पहले तो वो चीज़ें बाहर आएगी जिसने अपनी टैलेंट को कार्बन सर्कुलेट करके रखा है, अनवांटेड थॉट्स, फियर, एंजाइटी ने उसको दबा के रखा है, ये चीज़ें ने उसको सेंटर में दबा के रखा है। राइट और रॉन्ग, समझ में? तो वो चीज़ जब आप निकालोगे तो शुरू में आप डर जाओगे, अरे ये क्या निकल गया मेरे अंदर से, मेरा तो डर बढ़ गया, मेरा तो टेंशन बढ़ गया। जैसे अभी आपने बताया ना कि कल मुझे रात को नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? आपकी अच्छी चीज़ निकालने के लिए हमें पहले बुरी चीज़ निकालनी पड़ी, और बुरी चीज़ जब निकलती है ना तो हम इंसान डर जाता है, तो वो कंटिन्यूस निकालनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी निकलेगा। कोई भी चीज़ ऐसे थोड़ी पॉलिश होती है। गोल्ड को भी कहाँ गर्म करना पड़ता है, हीरे को भी कहाँ से निकालना पड़ता है, कोयले से निकालना पड़ता है ना हीरे को, डायमंड को। गोल्ड को भी कितना गर्म करना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब जाके वो निखरता है कि नहीं, समझ में है कि नहीं? तो जितने बड़े बड़े संत साधु इस दुनिया में है ना, इन्होंने अपने अंदर के सब अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकाला, राग, द्वेष, क्रोध, मोह, माया, ये सब चीज़ों को अनवांटेड को निकाला। जैसे वो निकाला, उनके अंदर बचा क्या? डिवाइन क्वालिटीज। वो डिवाइन क्वालिटीज जिनके साथ उनका बर्थ हुआ था। कुछ तो आपके अंदर यूनिक डिवाइन क्वालिटी रहेगी कि नहीं, इनके अंदर अलग है, इनके अंदर अलग है, मेरे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है, सबके अंदर एक डिवाइन क्वालिटीज़ है। लेकिन जब तक वो अनवांटेड सब्सटेंस निकालेंगे नहीं, वो डिवाइन क्वालिटीज़ बाहर कैसे आएगा? और गलती से फॉर एग्जांपल अगर वो डिवाइन क्वालिटीज़ बाहर आ गई, ज़्यादा टाइम तक आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी भी अभी भी आपके साथ में है। तो आप क्या बोलोगे? ये इतना अच्छा हीलर है लेकिन अभी भी इसमें गुस्सा है, बोलोगे कि नहीं? ये इतना अच्छा पुजारी है लेकिन अभी भी देखो कितना लालची है, पैसा मांग रहा है। तो वैल्यू खत्म, वैल्यू खत्म। तो वो जो इंसान जिसने अपने अंदर की क्वालिटीज़ को बाहर निकालने के पहले अपनी सफाई नहीं की ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। तो पहले तो अपने जो भी अनवांटेड माइंड में क्लटर है ना, उसको सब निकाल दो। उसके बाद जो टैलेंट है ना, बाद में प्रेजेंट करो, तो आप सस्टेन रहोगे, आप कंटिन्यूस मार्केट में आपकी वैल्यू बनी रहेगी। अदरवाइज धीरे धीरे लोगों को दिख जाएगा, आपकी डिवेल पर्सनैलिटी दिख जाएगी, आपके अनवांटेड सब्सटेंस भी दिख जाएंगे, अनवांटेड एक्शंस भी दिख जाएंगे, अनवांटेड थॉट पैटर्न्स भी दिख जाएंगे। राइट और रॉन्ग, है ना? हम पिक्चर में देखते हैं, हमको सलमान खान बहुत अच्छा लगता है बिकॉज कितना फिट है, 25 साल से अभी भी हीरो आता है। 25 साल पहले जो हीरोइन उनके साथ काम करती थी, आज माँ के रोल में आती है, दादी के रोल में आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसने कितना फिटनेस रखा है, ये उसकी क्वालिटी है। लेकिन अगर पर्सनली उसको मिलने जाओगे, उसका एंगर देखोगे, उसका फ्रस्ट्रेशन देखोगे, तो आपको हैरान है, ये आदमी इतना गुस्सा होता है क्योंकि आपने सिर्फ उसका टैलेंट स्क्रीन पे देखा है, बैक ऑफ द स्क्रीन उसका रियल नेचर नहीं देखा है आपने। राइट और रॉन्ग? तो आप 100% उसको नहीं फॉलो करोगे। आप किसको फॉलो करोगे? जिसका कोई डर्ट पार्ट नहीं है, जो क्लीन चिट है, उसी को फॉलो करोगे। टेल मी, आपको भी लोग कब फॉलो करेंगे, आपकी वैल्यू कब देंगे? जब आपके अंदर कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस नहीं है, ओनली टैलेंट है आपके अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये अनवांटेड चीज़ों को निकालने के लिए आपको ये साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी, आपको हीलिंग कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। मैं 21 ईयर्स से करते जा रहा हूँ, तब जाके कुछ नया नया सीख पा रहा हूँ और नया नया सिखा पा रहा हूँ। अगर पुराना डेटा मेरे अंदर रहता तो आप जब भी मेरे टॉक में बैठते तो मैं शायद वही टॉक देता जो आज से 5 साल पहले देता या 10 साल पहले देता। राइट? तो कोई भी टॉक देने से पहले मैं अपनी बहुत हीलिंग करता हूँ, मैं बहुत अपनी साइकिक सर्जरी करता हूँ, ताकि पुराना डेटा को रिप्ले ना हो। अगर आप कोई स्पिरिचुअल सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, 5 साल के बाद जाओ, 10 साल के बाद जाओ, वही कंटेंट होता है उनके पास, वही टाइप के मेडिटेशन सिखाते हैं, वही उनकी बिलीफ सिस्टम रहती है, वही उनकी थियरी रहती है, वही उनकी फिलॉसफी रहती है। राइट? वही रहती है ना, जो उन्होंने एक फ्रेम बना के रखा है बिलीफ सिस्टम का,
स्पिरिचुअलिटी का या रिलीजियस कल्चर का वही रहेगा, कुछ नया रहेगा ही नहीं उनके पास। क्यों? हाँ, क्लियर नहीं हुआ ना। उन्होंने कभी वेरिएशंस क्रिएट नहीं किया। वेरिएशंस के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो अपना नॉलेज जिससे आपको बहुत फेम मिला है, वैल्यू मिली है, उसका ईगो पहले तोड़ना पड़ेगा आपको। Am I right? राइट और वो ईगो तोड़ना पड़ेगा कि मैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, मेरा तो इतने फॉलोअर्स है। तो यू हैव टू डू ग्राउंड वर्क। किसी के पास जाके सीखना इतना इजी नहीं है। एक बार जब आपको कोई फॉलो करता है, एक बार आप टीचर बन गए ना, आप स्टूडेंट नहीं बनोगे। उसके लिए पहले तो वो ईगो ब्रेक करना पड़ता है कि आई एम अ टीचर, आई हैव मैनी फॉलोअर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है साइकिक सर्जरी में, जो मैंने बहुत रेयरली कोई और सिस्टम में देखा है और कोई मॉडलिटी में देखा है कि जिसमें इतनी पैटर्नें टूटती हैं, इतनी बिलीफ सिस्टम टूटती है, इतने हमारे परसेप्शंस टूटते हैं, इतनी थॉट पैटर्न्स टूटते हैं, इतने इमोशनल पैटर्न्स टूटते हैं। और उसको अगर करुणा हीलिंग के साथ जोड़ दिया तो कार्मिक पैटर्न्स भी टूट जाते हैं। तो 5 चीज़ें, थॉट, इमोशंस, बिलीफ, परसेप्शन एंड कार्मिक, ये 5 चीज़ आपको तोड़नी पड़ेगी रेगुलरली, तब जाके आपका एक नया पर्सनालिटी बाहर आ जाएगा। सो इन वन लाइफ यू विल बी एबल टू लिव मेनी लाइफ। समझ में? कौन से 5 चीज? थॉट पैटर्न, इमोशनल पैटर्न, बिलीफ सिस्टम का पैटर्न, परसेप्शन मतलब अंदर जो छवियां बना के रखी है, इमेजेस बना के रखी है वो, और कार्मिक पैटर्न। ये 5 चीजें आपको पीरियडिकली तोड़नी पड़ेगी। राइट? हर बार जब आप साइकिक सर्जरी करोगे आपको ये लिखना पड़ेगा कि इन 5 चीज़ों में से मुझे क्या क्या निकालना है। कौन सी थॉट पैटर्न निकालनी है अनवांटेड, कौन से इमोशनल पैटर्न्स निकालने हैं, कौन सी मेरी बिलीफ सिस्टम है ये मुझे निकालनी है ना, लैंग्वेज की या फूड की या सोने उठने की, जो भी आपके कंफर्ट जोन्स हैं वो चीज़ को आपको ये करनी है। मैं सैमसंग का मोबाइल यूज़ करता हूँ, अचानक किसी ने मुझे एप्पल का मोबाइल दे दिया, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको रन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके सारे बटन्स अलग है, फीचर्स अलग है, उसके अलग है ना। तो मैंने कहूँगा नहीं, मेरा पुराना मोबाइल ठीक है, कौन वापस दिमाग लगाए इसमें, मुश्किल से तो अभी मैं इसको सीख पाया। सी वी आर इन दैट कंफर्ट जोन। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या ना, अगर वननेस में आना है, आपको अगर अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी पे पहुंचना है, मैं फिर से बोलता हूँ, अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी पे पहुंचना है, वननेस में आना है, आपको वो सारी चीज़ें तोड़नी पड़ेगी जो आपके कंफर्ट जोन में है। भले वो बेस्ट भी रहेगी, अच्छी भी रहेगी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ वो चीज़ बुरी है, लेकिन टाइम पे चेंज करना होगा आपको। कोई मेडिटेशन ने, कोई सिस्टम ने आपको बहुत फ़ायदा भी दिया रहेगा, मैं ऐसा बोलता हूँ नहीं दिया होगा, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर बच्चे को अपने पेरेंट्स के बाद बहुत अच्छा कंफर्ट जोन मिला है और उसी टाइम पे अगर उसको फॉरेन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए ना। तो यही होता है कि हमें ये कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड साइकिक सर्जरी। तो लोग करुणा हीलिंग, प्राणी हीलिंग, रेकी हीलिंग बहुत इजीली कर पाते हैं। साइकिक सर्जरी रेयरली कोई करता है, 100 में से 2 लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैटर्न्स तोड़नी पड़ती है, अपनी सारी चीज़ें तोड़नी पड़ती है, और एक नए पर्सन को फिर से एक प्रेजेंट करना पड़ता है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग कर सकता है, एनिमल कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। प्लांट्स कर सकते? कोई चीकू का प्लांट कभी मैंगो ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। हम लोग ह्यूमन बीइंग में क्यों बॉर्न हुए? क्योंकि हम अपनी मल्टी पर्सनालिटी के साथ जी सकते हैं। दिस इज द डिवाइन क्वालिटी इन अस। समझ में क्या? हमारे अंदर वो एक ही क्वालिटीज नहीं है, बहुत सारी क्वालिटी है। जैसे हम नव दुर्गा बोलते हैं ना, तो नव दुर्गा का मतलब क्या है? अलग नवरात्रि जो हम बोलते हैं, तो इतनी 9 माता है ना, हर माता में अलग क्वालिटीज है, राइट। हम उनके हाथ देखते हैं तो हर एक हाथ में अलग क्वालिटीज है। कहीं पे शंख है, कहीं पे औजार है, कहीं पे कमल है। यू कैन प्ले डिफरेंट रोल एट डिफरेंट टाइम। समझ में कि नहीं?
तो अगर वो गॉड गॉडेसेस का जो इमेज है वो हमें ये शो करता है कि हम मल्टी डायमेंशनली जी सकते हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अगर आप ये स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मुझे बताओ, है ना? मल्टीपल टैलेंट्स के साथ जी सकते कि नहीं? हम बोलते हैं ना ये अच्छा डॉक्टर है लेकिन ये इसके साथ अच्छी कुकिंग भी कर लेता है, तो ये मल्टी टैलेंट हुआ कि नहीं? तो हम लोग है ना, जितना भी टाइम आज के बाद हमारी लाइफ में बचा है हम क्रिएटिविटी में डालेंगे, हम हमारे राइट साइड के ब्रेन के अंदर से क्वालिटीज़ बाहर निकालेंगे और उस क्वालिटीज़ पे वर्क करेंगे, लोगों पे काम नहीं करेंगे अभी हम। इज इट ओके? ओके कि नहीं? मैं जितना टाइम खाली रहता हूँ ना, मैं अपने काम करता हूँ। आपने देखा है कि यहाँ जैसे क्लास खत्म हो गई मैं अपने रूम पे जाता हूँ, आई वर्क ऑन माई सेल्फ, आई होल्ड माई ऑल माई क्रिस्टल्स, सारे क्रिस्टल पाउच है, इस मेडिटेट करता हूँ, हीलिंग करता हूँ। साइकिक सर्जरी क्यों? ये एम्पलीफाई करता है क्रिस्टल्स, मेरा जो 5 वोल्टेज की एनर्जी है उसको 50 वोल्टेज पे लेके जाता है, तो पैटर्न ब्रेक करना ईजी हो जाता है और मेरी वैल्यूज़ बढ़ जाती है, एनर्जीज बढ़ जाती है, हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। समझ में कि नहीं? जिसका भी हाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं? आप एक पावर बैंक लेने जाओ, एक 1000 का है और एक 10,000 का है, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? प्राइस किसका ज़्यादा है? 10,000 का ना। तो मेडिटेशन करके अपना वोल्टेज बढ़ाओ और हीलिंग करके उसको ट्रांसफॉर्मेशन करो। समझ में कि नहीं? योगा क्या करता है? ब्रेक करता है। जैसे अभी आप योगा करने के लिए बैठोगे, कुछ करने जाओगे ना, आपको पेन होगा, पेन होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ कुछ जकड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पकड़ा हुआ है। तो जैसे योगा करने जाओगे, कोई आसन करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। तो आप फोर्सफुली करोगे ना, ये टूटते जाएगा वो पैटर्न। जैसे ये टूटते जाएगा ना, तो माइंड उसको रियलाइज करेगा कि ये क्या था जो मैंने पकड़ के रखा। माइंड सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, योगा ब्रेक करने के लिए और हीलिंग उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, कि मैंने एंगर पकड़ के रखा है तभी मेरे मसल्स में क्रैम्प्स है, मैंने फियर पकड़ के रखा है इसलिए मेरे बोन्स वीक है, मेरी आईज वीक है, मेरा डेंटल वीक है फियर की वजह से। समझ में? तो हीलिंग क्या करेगा? ये सारी चीज़ों को फियर टू फियरलेस बना देगा, एंगर निकाल देगा, जेलसी निकाल देगा, ईगो निकाल देगा। ये हीलिंग का काम है। पहले के ज़माने में हीलिंग की ज़रूरत नहीं थी, लोग सेल्फ रियलाइजेशन से अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते थे, चाहे वो विपश्यना से कर लेते थे या राजयोग से कर लेते थे या सुदर्शन क्रिया से कर लेते थे पहले के ज़माने में। अभी ये पिछले 25-30 साल में हम नहीं कर पा रहे। हम मेडिटेशन कर पा रहे लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, अपने आप को बदल नहीं पा रहे। तो आप देखोगे कोई आदमी 25-30 साल से एक मेडिटेशन कर रहा है लेकिन अभी भी उसके पास ऐसा ही गुस्सा है, अभी भी इतना ही उसके जेलसी है, ईगो है, तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ? अभी भी नहीं हुआ। मतलब अभी भी उसको अपने पे होमवर्क करना ज़रूरी है। तो ये जो साइकिक सर्जरी की प्रोसीजर है वो हर एक को काम में आएगी, ऐसे नहीं कि किसी को प्रॉब्लम है तो ही काम में आएगी। सब लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे ये गॉल स्टोन था इसलिए मैंने सीखा, मैंने प्रैक्टिस की, मेरा स्टोन निकल गया, अब मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ? इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर लाइफ लॉन्ग आपको हर टाइम पे डिलीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पकड़ के रखा है ये धीरे धीरे नीचे उतरेगा। उसको हम साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ना 95% ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी। माइंड में जो पकड़ा है वो बॉडी में उतरने ही वाला है। फिर किसी के लिवर में उतरेगा तो सिरोसिस लिवर हो जाएगा, किसी के लंग्स में उतरेगा तो फाइब्रोसिस हो जाएगा। समझ में? किसी के गॉल ब्लैडर में उतरेगा तो गॉल स्टोन हो जाएगा। तो वो निकालना पड़ेगा ना माइंड से, बॉडी से सिर्फ निकाल के क्या फायदा? आपने देखा ना रिलैप्स हो जाते हैं, किसी का फाइब्रॉइड निकालते हैं 5 साल के बाद फिर से फाइब्रॉइड हो जाता है, अभी भी माइंड से नहीं निकला ना। क्योंकि कोई भी बीमारी पहले माइंड में क्रिएट होती है, बाद में बॉडी में होती है। आप एक छोटा मकान बनाओ या बड़ा टावर बनाओ, पहले तो आर्किटेक्ट माइंड में ही बनाता है, फिर वो पेपर पे बनाता है, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। Am I right? पहले डिजाइन कहाँ बनाता है? माइंड में बनाता है ना, राइट?
तो सारी बीमारियां पहले माइंड में होती है। उस माइंड से हमने उसको नहीं निकाला तो धीरे धीरे वो बॉडी में, बिकॉज आपने माइंड रीड नहीं किया, तो बॉडी इज अ लैंग्वेज टू प्रेजेंट योर माइंड। तो बॉडी प्रेजेंट करता है कि अरे आपके यहाँ अर्थराइटिस हुआ है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, मतलब यहाँ कुछ पकड़ा है जो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं स्टेरॉइड्स लेके ये जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ अभी भी मैंने कुछ निकाला नहीं। दवाई बंद करूंगा, ये वापस वैसे ही स्टिफ हो जाएंगे, राइट। सो मुझे हर चीज माइंड से निकालनी पड़ेगी। इवन अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड डायबिटीज के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, डजंट मैटर, आप पैरेलली ये चीज कर सकते हो। और धीरे धीरे आप देखोगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और आपकी दवाई भी धीरे धीरे टैपरिंग हो जाएगी, चाहे वो थायराइड की खाते हो या डायबिटीज की खाते हो या ब्लड प्रेशर की या अस्थमा की या जो भी अर्थराइटिस की। धीरे धीरे आपकी मेडिसिन टैपर हो जाएगी और आपकी बीमारी निकल जाएगी, राइट। सो हर इंसान के काम का है। अगर आप फिट भी हो, टोटली फिट हो, तो भी साइकिक सर्जरी कर सकते हो, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में अनफिट नहीं होंगे, है ना। अभी सुबह मुझे ये पूछ रहे थे, सर आप हमेशा बाहर का खाना कैसे खा लेते हो? क्योंकि मुझे साइकिक सर्जरी करनी पड़ती है, बिकॉज मुझे भी पता है कि मैं बाहर का जो फूड खाता हूँ उसमें टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं, समझ में कि नहीं। अलग अलग जगह का पानी पीना, अलग अलग जगह का खाना खाना, राइट। तो बॉडी इज नॉट यूज्ड टू ना। तो मैं क्या करता हूँ, रात को सोने से पहले हीलिंग कर लेता हूँ, सुबह उठे पहले मैं अपनी साइकिक सर्जरी कर लेता हूँ, बिकॉज सनसेट के बाद हम नॉर्मली साइकिक सर्जरी नहीं बोलते करने के लिए, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग करेंगे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, सारी डिवाइन एनर्जीज पॉजिटिव होती है, क्योंकि लोग है ना सोते रहते हैं, तब तो बहुत सी एनर्जीज अवेलेबल होती है। उस टाइम पे अगर आप साइकिक सर्जरी करोगे तो बहुत फास्ट काम करेगी, है ना। अगर मैं रात को कोई एक वीडियो को डाउनलोड करने के लिए रखता हूँ ना, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारे नेट बंद रहते हैं, फटाफट डाउनलोड हो जाएगा ना। दिन में करने को जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नेटवर्क कंजेस्टेड है, समझ में। तो आपको भी यही करना है कि सुबह हो सके तो जल्दी साइकिक सर्जरी कर लो, उसके बाद आप नहाओ, तो जो भी टॉक्सिन्स बाहर आया है आपकी ऑरा में, वो बात लेके सब निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं, वो सब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। तो एक नई एनर्जी, नई क्वालिटीज के साथ आपकी लाइफ फिर से स्टार्ट होगी, तो आपको भी मजा आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, वेरिएशन इज नेचर्स क्रिएशन। अगर आप सोचो पूरा 12 महीना एक ही जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, आपको बोर होगा कि नहीं? पूरा 12 महीना बारिश ही हो रही है, या पूरे 12 महीने गर्मी हो रही है, पूरा 12 महीना अगर ठंडी पड़ रही है, तकलीफ होगी कि नहीं? गर्मी होती है, आप वेट करते हो बारिश के लिए, बारिश बहुत आती है तो आप वेट करते हो यार कब चली जाए और ठंडी आए। तो नेचर ने ऐसे क्यों बनाया, सीजनल क्यों बनाया फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को? क्योंकि नेचर भी वेरिएशन चाहता है। हमारे 7 चक्रस है, वो वेरिएशन ऑफ फूड चाहते हैं, वेरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट चाहते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ है ना इसके अंदर, विबग्योर है ना। तो कुछ अलग करोगे तो सारे चक्र पॉजिटिव रहेंगे। अगर मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, मैं एक ही बटन बजाते जाऊंगा, आपको इरिटेट होगा कि नहीं? शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन फिर इरिटेट के वही बटन बजा रहा है। लेकिन अगर मैं अलग अलग बटन्स दबाऊंगा और हारमोनी में बजाऊंगा, रिदम में बजाऊंगा, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये सारे चक्रस है ना, ये सारे अलग अलग वाइब्रेशंस पे हैं, उसको आपको हारमोनी में रखना है। आप एक ही चीज करते रहोगे ना, तो एक चक्र, एक एलिमेंट डोमिनेट करेगा, दूसरे चक्र डिप्रेशन में चले जाएंगे, दूसरे एलिमेंट डिप्रेशन में चले जाएंगे, और जो चीज डिप्रेशन में जाएगा वो डिजीज क्रिएट करेगा। गॉट द सिस्टम? अगर मेरे अंदर फायर एलिमेंट बहुत एक्टिव है, तो बाकी के एलिमेंट्स मेरे तो डिप्रेशन में जाएंगे कि नहीं? एयर एलिमेंट डिप्रेशन में जाएगा तो मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पीरियडिकली अपने सारे चक्रों को बैलेंस करता हूँ। कल आपने शाम को किया ना, अलग अलग चक्रों को बैलेंस किया, ये नेसेसरी है बिफोर साइकिक सर्जरी। चक्रों को बैलेंस करना, फिर साइकिक सर्जरी करना। चक्रों को बैलेंस नहीं करोगे, साइकिक सर्जरी करोगे ना, तो वो 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
है ना। हम ऑपरेशन करने से पहले ना सारे इंस्ट्रूमेंट को फ्यूमिगेट कर, ये ऑटोक्लेव करते हैं, ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, करते कि नहीं? एनवायरमेंट ऐसे क्रिएट करते हैं। पेशेंट का फिटनेस क्रिएट करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, उसका डायबिटीज, तब वो ऑपरेशन के लिए रेडी होता है कि नहीं? तो साइकिक सर्जरी का एलिजिबिलिटी क्या है? चक्र शुड बी बैलेंस। कुछ दिन लोगों को हीलिंग करो, फिर उसकी साइकिक सर्जरी करो। डायरेक्ट किसी की साइकिक सर्जरी मत करना। किसी को कैटरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते, पहले उसकी सब टेस्टिंग कराते हैं, फिर वो एमडी डॉक्टर के पास भेजते हैं। एमडी फिटनेस देता है, तब ये एमएस सर्जन उसको ऑपरेट करता है। एमडी बोलेगा ही इज नॉट फिट, इसका हेमोग्लोबिन कम है, इसका शुगर लेवल ज़्यादा है, तो सर्जन उसका पोस्टपोन कर देंगे। समझ? तो पहले फिटनेस क्रिएट करो। फिटनेस कैसे क्रिएट होगी? रोज मेडिटेशन करो, रोज हीलिंग करो, फिर ट्वाइस अ वीक साइकिक सर्जरी करो। साइकिक सर्जरी के बाद फिर से आपको फिटनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे? वापस मेडिटेशन करना होगा, वापस आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। जैसे ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ऑपरेशन करने के बाद कोई एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हाँ, हीलिंग नहीं का, इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। अभी किसी ने मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, मैं बोलूँगा बस मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे 5 दिन एंटीबायोटिक, पेन किलर, मल्टीविटामिन, ये दवाई खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ मेरे बॉडी का पार्ट निकाला तो मेरे अंदर वीकनेस क्रिएट हुआ, तो विटामिन चाहिए कि नहीं? मुझे एंटीबायोटिक चाहिए, क्योंकि मैंने ओपन किया तो बहुत वायरस बैक्टीरिया अंदर घुस गए, एंटर हो गए ना मेरे अंदर, तो मुझे एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। अब एंटीबायोटिक है ना, एसिड क्रिएट करता है, तो उसको अल्कलाइन करने के लिए मुझे एंटी एसिड खाना ही पड़ेगा। रेंटेक, जेंटेक, पेंटाजोल, ये सब खाना ही पड़ेगा। तो हम काफी बार बोलते हैं ना डॉक्टर को, इतनी दवाइयाँ क्यों दे रहे हो मेरे को, मुझे तो एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसकी एक दवाई है, उसके साइड इफेक्ट के लिए दूसरी दवाई है, उसके साइड इफेक्ट के लिए तीसरी दवाई है, ऐसे करके 4-5 दवाइयाँ हो जाती हैं। तो ये तो डॉक्टर हमें समझाता नहीं। हम क्या करते हैं, डॉक्टर ने 4 दिया, एक खाते, बाकी 3 रख देते हैं, यार कौन खाएगा? लेकिन साइंस ही नहीं पता ना हमें। समझ में आ रहा है? सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है साइकिक सर्जरी की, ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। रेगुलर मेडिटेशन करना है, चक्र मेडिटेशन करना है, चक्र बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखनी है, तो वो साइकिक सर्जरी काम आएगी, है ना। मैं अगर इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए रखता हूँ, ध्यान से सुन लो, और अगर इसकी बैटरी चार्ज नहीं है तो क्या होगा? हाँ, शट डाउन हो जाएगा। तो पहले तो एनर्जी क्रिएट करो, बहुत एनर्जी क्रिएट करो मेडिटेशन करके, ये राइट। फिर साइकिक सर्जरी करो, क्योंकि साइकिक सर्जरी की जब पैटर्न है तोड़ने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं ना, वो टाइम पे बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत पावर चाहिए, ऐसे नहीं टूटने वाली। तो हम काली माँ की शक्ति का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि काली माँ में पावर बहुत है। शिवा क्या करता है ना, माइंड को चेंज करता है, लेकिन माइंड को चेंज करने के लिए काली की शक्ति चाहिए। जिसके पास भी काली की शक्ति नहीं है, वो माइंड चेंज नहीं कर सकता। वो सिर्फ सोच सकता है कि मुझे बदलना है, खुद को बदल नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा ना, समझ में कि नहीं? इसलिए हमें शिव शक्ति दोनों चाहिए। शिव क्या है ना, माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊपर के चक्र पे काम करता है। शक्ति क्या है, नीचे के चक्र पे काम करती है। Am I right? समझ में कि नहीं? किसी को पैरालिसिस हो गया ना, तो हम उसके माइंड को कमांड देते हैं, लेकिन जब तक अंदर से वो करेज नहीं आता है ना, वो चल नहीं पाता है। तो माइंड को भी कॉन्स्टेंटली हमें नर्चरिंग करना है पॉजिटिव थॉट्स से, उसी टाइम पे एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तब वो नए थॉट्स को मैनिफेस्टेशन दे पाएंगे। मैं गोल चार्ट बनाऊंगा, विश लिस्ट बनाऊंगा, मर्सिडीज का फोटो लगाऊंगा, इसका उसका सब लगाऊंगा, लेकिन मेरे में एनर्जी नहीं है मैनिफेस्ट करने का, तो फायदा क्या है? राइट? मुझे ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना है या वेट रिडक्शन करना है, लेकिन मुझे अंदर पावर तो चाहिए मेरे थॉट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये 80% सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेरे यहाँ पे डेटा है, उसको चेंज करने के लिए पावर तो चाहिए। मैंने बोला ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए पहले पूरा चार्ज चाहिए, नहीं तो वो बंद हो जाएगा।
फिर जब मैं स्टार्ट करूंगा पता चलेगा अरे ये तो अपडेट ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी नहीं थी इतनी, राइट? सो पहले क्या करो, 2 दिन अपनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग करो, फिर थर्ड डे साइकिक सर्जरी करो, फिर 2 दिन अपनी हीलिंग करो, फिर साइकिक सर्जरी करो। इमरजेंसी में डेली कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली मैं कहता हूँ ट्वाइस अ वीक करो, क्योंकि बीच का गैप चाहिए ना आपको फिटनेस क्रिएट करने के लिए, राइट? जैसे हम बीच बीच में मोबाइल को चार्जिंग में डाल देते हैं, डालते कि नहीं? ऐसे नहीं कि कंटिन्यू 7 दिन तक यूज ही करते जाएंगे, चलने ही नहीं वाला है 7 दिन, क्या 2 दिन भी नहीं चलेगा। तो माइंड को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, एनर्जी को बढ़ाना है, उसके बाद साइकिक सर्जरी करनी है। आपकी जो भी पैटर्न्स है बिलीफ की या थॉट्स इमोशंस की, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए आपको। इज इट ओके? बिकॉज अगर आपको साइंस पता है तो आप वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे, नहीं तो आप थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करोगे छोड़ दोगे, आपको लगेगा जाने दो ये नहीं कर, मैं ऐसी विलिंगली करती हूँ, बिकॉज वापस वो कंफर्ट जोन में आ जाओगे आप, है ना? आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, और मे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जब भी आप ऐसे कुछ करोगे एक नया पर्सनैलिटी क्रिएट होगा, घर के लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे आपके साथ, क्योंकि वो आपके साथ एक पर्सनैलिटी के वजह से जुड़े थे, आपका एक माइंड सेट के वजह से जुड़े थे। अब आपका माइंड चेंज हो गया तो उनको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? टेल मी। मैं आज कुछ खाना खाता हूँ घर पे, मेरे घर वाले कंफर्टेबल है तो वो लोग वो खाना बनाते हैं, अचानक मैं बोलूंगा कि आज के बाद तो मैं इसको खाऊंगा ही नहीं, तो तकलीफ होगी कि नहीं? क्यों नहीं खाओगे? समझ में कि नहीं? आज पहले मैं कोई एक ही टेंपल में जाता था, एक ही भगवान को मानता था, अचानक मैं बोलूंगा आज के बाद मैं ये टेंपल पे नहीं जाऊंगा, ये गॉड का कोई मैं रिचुअल्स नहीं करूंगा, तो घर वाले अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसको क्या हो गया? समझ में नहीं? तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, हिमालय जैसे जगह पे जाते थे जहाँ एनर्जी ज्यादा थी, और वहां पे मेडिटेशन करके अपनी रिप्रोग्रामिंग करते थे, तो फैमिली मेंबर्स को तकलीफ नहीं होती थी, वहाँ हाई एनर्जी रहती थी, थॉट को चेंज करना इजी हो जाता था। समझ में कि नहीं? हम शिव जी को जो दूध डालते हैं, पानी डालते हैं ना, एक्चुअली अपने सर पे डालने का एक रिवाज था, खुद के माइंड को ठंडा करना था। हम तो क्या बाहर जाके कुछ प्रोसेस करते हैं। सो जितने भी रिचुअल्स बने थे ना, उसमें कुछ एक साइंस था। हमें लगा कि नहीं किसकी जाके बलि चढ़ानी है, किसी जानवर की बलि चढ़ानी है, जानवर की बलि नहीं चढ़ानी, अंदर के जानवर है उसकी बलि चढ़ानी है, जो अंदर का एनिमल है उसकी बलि चढ़ानी है। बाहर से किसी को बकरी को पकड़ के मारना नहीं है, है ना? किसी ने ऐसे एंकरिंग कर दिया, नहीं ये चढ़ाओगे तो आपका ये विश पूरा हो जाएगा, आपका ये होगा, माँ को ये चाहिए, माँ को वो चाहिए। माँ को थोड़ी कुछ चाहिए, चाहिए क्या? ये किसी ने गलत एंकरिंग कर दिया आपके माइंड में, और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं दूध डालना शिव जी का जरूरी है, जरूरी थोड़ी है। शिव जी क्या दूध पीते क्या? टेल मी। इट इज कि वो चंद्रमा है, हमारे माइंड को काम रखना है, ठंडा रखना है, दैट इज द मेन साइंस बिहाइंड इट, राइट? तो ये आपको रोज करना पड़ेगा, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने अनवांटेड फाइल्स को निकालने के लिए, और जो फ्रेगमेंटेड फाइल्स है उसको डीफ्रेगमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे जो स्टोर्ड है उसको एक जगह पे लेके आना होगा। इज इट क्लियर? इज द साइंस? बिकॉज अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम ज़्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे आपको। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज तो आ गया हमें, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा? तो हमें सिंबल्स यूज़ करना है, हमें वो पूरी टेक्निक यूज़ करनी है, और वो हार्ट के साथ करनी है, फीलिंग्स के साथ करनी है, मैकेनिकली नहीं करनी है। लोग क्या मैकेनिकली ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप करते हैं, उसमें हार्ट डालते ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? बिकॉज यू वॉन्ट टू चेंज द सब्जेक्ट, यू डोंट वॉन्ट टू चेंज द ऑब्जेक्ट। माइंड इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज करना है तो फीलिंग्स डालनी पड़ेगी, है ना? अगर मुझे इसकी रिपेयरिंग करनी है तो कोई इमोशंस की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये पार्ट काम नहीं करता, दूसरा कोई पार्ट डाल के कंपोनेंट डालना है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मेरे अपने माइंड को चेंज करना है तो पूरी फीलिंग्स के साथ, लव के साथ करना होगा, कंपैशन के साथ मुझे करना होगा, तो ही होगा ना, है ना? आपको बच्चे को अच्छा करना है तो आप प्यार से ग्रो करोगे कि मार डांट के करोगे? हाँ, प्यार से करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ही इज एन सब्जेक्ट, ही इज नॉट एन ऑब्जेक्ट।
समझ में कि नहीं? हॉर्स रहता है, मतलब कोई भी एनिमल होता है, उसको भी अगर आप सब्जेक्टिवली प्यार दोगे तो वो ज्यादा वफादार रहेगा आपके साथ, रहेगा कि नहीं? प्लांट आपके घर में छोटे छोटे पौधे रहते हैं ना, आपके पास प्लांट रहते हैं, उसको भी पानी देते वक्त आप लव दोगे तो वो भी एक सब्जेक्ट है, तो वो ज्यादा ग्रो करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं जाके पानी डाल दिया निकल गया, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है। सो एवरीथिंग नीड्स लव टू ग्रो, समझ में कि नहीं? तो ये चीज ध्यान में रखो कि साइकिक सर्जरी करते वक्त हमने करुणा हीलिंग को क्यों ज्वाइंट किया है, क्योंकि हमें सब्जेक्टिवली कंपैशन से करना है, हार्शली नहीं करना है, किसी का दिमाग तोड़ के ब्रेक करके जबरदस्ती का एंटर नहीं करना है। विथ लव वी वांट टू चेंज द माइंड। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो प्यार से उसकी हीलिंग करनी है, विथ सिंबल्स, करुणा के सिंबल्स डाल के करनी है। ऐसे ही आप हार्शली नहीं कर सकते, देन इट विल बी अ डोमिनेटिंग प्रोसेस, समझ में कि नहीं? वो ईगो प्रोसेस हो गया कि नहीं मैं तो उसको ठीक करके ही रहूंगा, तो फिर ये काम नहीं करने वाला। इज इट ओके? ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट एक्चुअली प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को फिर टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इट विल टेक टू लर्न 20 मिनट्स और प्रैक्टिस करने को 20 मिनट्स, तो हमारा 40 मिनट्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।